नमस्कार। कविराज साहित्य अकादमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी नाटक यूनिट 8 का पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 17। 16 तक हमने कल कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 17। इसके अंदर हम पढ़ते हैं 2019 से लेकर के और आज तक के सारे आए हुए पीवाईक्यूज को संपूर्ण व्याख्या के साथ। इसमें हम दिन में अगर 8 से 10 सवाल भी करते हैं तो उसका सारा व्याख्या करके हम उसको 20-25 सवाल बना लेते हैं। और कई बार हम लेखकों को, जैसे हर दिन हम नए तरीके से पढ़ते हैं, किसी दिन उस नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं, बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं, किसी दिन उससे लेखक के बारे में जिन्होंने वो नाटक लिखा है उनके बारे में कभी पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा पहले का क्लास हमारा जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से उसी श्रृंखला में हम आगे भी बढ़ते चलेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 7 हमने कवर कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। और अभी हमारा यूनिट 8 चल रहा है, इसके बाद यूनिट 9, उसके बाद यूनिट 10, तो इस तरह से चलेगा। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का अपना पहला प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। यह कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक में किसने कहा है? मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में किसने कहा है, ये पूछा है। चाणक्य ने कहा है, अलका ने कहा, सिंगरण ने कहा या चंद्रगुप्त ने कहा है? तो ये प्रश्न पीवाईक्यू पहले भी आ चुका है, ये रिपीट हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिंगरण ने ये कथन कहा है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। तो ये तो बेसिक बात था कि सिंगरण ने कहा है। ये इस तरह का कथन अगर आता है तो आपको पता है तो पता है, नहीं तो एकदम फैक्ट है, प्योर फैक्ट है। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्या ही समझा सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक जैसे किसका है, जो बेसिक फैक्ट होता है हम एक बार पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931। इससे पहले एक नाटक इनका था, कल्याणी परिणय नाम का। कल्याणी परिणय, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1912। और कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त नाटक, यानी कि कल्याणी परिणय का ही जो है परिवर्धित या सुधार किया हुआ रूप है। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, 4 अंक। और 4 अंकों में कितने दृश्य हैं ये भी पूछ सकता है। तो जैसे 4 अंक हो गए, पहले अंक में कितने? 11 दृश्य, दूसरे में 10 दृश्य, तीसरे में 9 दृश्य और चौथे में 14 दृश्य। यानी कि कुल कितने दृश्य हो जाएंगे? 11, 9, 14, 4, 1, 5, 9, 1, 10, 4, 14, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 44 दृश्य कुल हो जाएंगे। यानी चंद्रगुप्त नाटक में कुल 44 दृश्य हैं 4 अंकों में। तो ये चंद्रगुप्त नाटक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हो गया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रसाद जी के बारे में। प्रसाद जी के अन्य नाटक, क्योंकि यहाँ से भी सवाल कई बार आपने देखा है, पहले पीवाईक्यू में जो हमने पढ़ा है उसमें देखा होगा आपने कि प्रसाद जी के नाटकों का क्रम देके पूछ लेता है कि किस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है और उनको क्रम से लगाइए। तो ऐसा प्रश्न किसी भी जितने नाटककार लगे हुए हैं, जितने नाटककारों का नाटक लगा हुआ है अपने सिलेबस में, उसमें से किसी के बारे में भी इस तरह का पूछ लेगा। तो हम तो कोशिश करते हैं कि सभी नाटककारों का क्रम भी लगाते हुए चलें, जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से हम लगाते हुए चलते हैं। प्रसाद जी का जैसे सबसे पहला नाटक है एक सज्जन नाम का, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910। उसके बाद आएगा कल्याणी परिणय, ये वही चंद्रगुप्त वाला कल्याणी परिणय, इसका प्रकाशन वर्ष 1912। उसके बाद क्या है? करुणालय, 1912। उसके बाद प्रायश्चित, प्रकाशन वर्ष 1913। उसके बाद राज्यश्री, प्रकाशन वर्ष 1915।
फिर आएगा विशाख 1921। मुझे थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं। विशाख हो गया 1921। उसके बाद अजात शत्रु, अजात शत्रु 1922। विशाख 1921 और अजात शत्रु 1922। फिर आएगा जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रकाशन वर्ष 1926। उसके बाद क्या आएगा, कामना 1927। उसके बाद अपने सिलेबस का नाटक आ जाएगा 3। सबसे पहले स्कंदगुप्त, प्रकाशन वर्ष क्या है ये तो सबको याद ही होगा, इतनी बार करा दिए। उसके बाद एक घूंट, ये अपने सिलेबस का नहीं है, 1930। चंद्रगुप्त, वैसे चंद्रगुप्त नाटक जो है ये स्कंदगुप्त से पहले लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित बाद में कराया गया, इसीलिए बाद में आया। लेकिन लिखने के हिसाब से देखा जाए तो स्कंदगुप्त से पहले लिखा गया था चंद्रगुप्त, 1931। और सबसे अंतिम में जो अपना प्यारा सा नाटक है छोटा सा, ध्रुव सौमनी 1933। ये है क्रम। कैसे, सज्जन 1910, कल्याणी परेड 1912, करुड़ाले 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921। उसके बाद अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव सौमनी 1933। ये एक क्रम है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। जैसे प्रश्न का जवाब हमने पहले दिया था, बाकी बेसिक फैक्ट जो है चंद्रगुप्त और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में था, तो वो हमने कर लिया है। अब चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का अपना अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक से, और इसमें नाटक के जो मतलब नाटक का मंचन जो होता है उससे संबंध है। यानी मंथन लिखा गया है, जबकि ये मंथन नहीं है, मंचन है। मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने किया। ये सब आपको इसका जवाब कहाँ पे मिलेगा, नाटक जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो शुरू का पेज है, भूमिका के बाद है, वहाँ पे पात्रों का और पात्रों से पहले जो है इसका कब मंचन हुआ था, कौन कौन उसकी भूमिका निभाया था, किसका मतलब किस किरदार का भूमिका कौन निभाया था, और किसने डायरेक्ट या निर्देशन किया था, ये सब दिया हुआ है। देखिए, बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई। इसका पहला मंचन दिशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया। छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई और इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ, 1969 में हुआ। इसमें से हमें बताना है कि क्या क्या सही है। वैसे मंचन वाला जो है हमने प्रश्न है एक बार पहले किया था, उसमें हमने सब बताया था कि कौन से कैरेक्टर का किसने रोल प्ले किया था, ये सब हमने बताया हुआ था। तो अब देख लेते हैं, नीचे से देखते हुए आते हैं। इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ था, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी ई होगा। ई किस में है, 3 में है, 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 में ई नहीं है। उसके बाद छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई थी, जबकि अनुराधा कपूर की जो भूमिका है ये बड़ी लड़की की भूमिका निभाई थी, यानी कि जो बड़ी लड़की का रोल था वो अनुराधा कपूर ने निभाया था, इसीलिए यहाँ गलत हो जाएगा। अगर यहाँ छोटी की जगह बड़ी होता तो अनुराधा कपूर ने निभाया था। और यहाँ जो ऋचा व्यास दिया हुआ है, ये ऋचा व्यास छोटी लड़की की भूमिका निभाई थी, ऋचा व्यास ने छोटी लड़की की भूमिका निभाई थी, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये उल्टा दे दिया है। बड़ी लड़की की भूमिका जो है अनुराधा कपूर ने निभाया था और छोटी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाया था। और इसका पहला मंचन दिशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया था, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। और इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया था, तो हाँ ये भी सही है। और जो कौन कौन सा मतलब कैरेक्टर किसने निभाया था, तो श्री ओम शिवपुरी डायरेक्टर भी थे, यानी निर्देशक भी यही थे। उसके साथ साथ जो 4 पुरुषों का पात्र है, जिसमें जगमोहन और जुनेजा, और जगमोहन है, जुनेजा है, और एक क्या नाम है, जगमोहन, जुनेजा, महेंद्रनाथ
और एक व्यक्ति जो उसका बॉस था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 4 पुरुष थे, एक नाम मनोज आता है, लेकिन मनोज का कैरेक्टर वैसे उसमें है नहीं, बस नाम आता है उसका। तो उन जो चारों का भूमिका था वो ओम शिवपुरी जी ने निभाया। श्री ओम शिवपुरी जी ने इन शिवपुरी जी ने इन चारों का भूमिका निभाया था। बाकी छोटी लड़की का और बड़ी लड़की का तो हमने बता ही दिया कि छोटी लड़की का भूमिका ऋचा व्यास ने निभाया था और बड़ी लड़की का अनुराधा कपूर ने निभाया था। इसी तरह से लड़के का जो रोल था वो दिनेश ठाकुर, लड़का यानी कि जो अशोक था लड़का, इन दोनों का मदन मोहन का और उनका सावित्री जो औरत है सावित्री का, और लड़का मनमोहन का, इन दोनों का जो लड़का था उसका नाम था अशोक, और उसका कैरेक्टर किसने निभाया था? दिनेश ठाकुर जी ने निभाया था। और स्त्री का कैरेक्टर यानी सावित्री जो स्त्री थी महेंद्र नाथ की, सॉरी मैं कभी कभी मदन मोहन बोल दे रहा हूँ, महेंद्र नाथ नाम है, महेंद्र नाथ जगमोहन जुनेजा, और एक बॉस था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सावित्री महेंद्र नाथ की पत्नी का नाम है, और उनका कैरेक्टर किसने निभाया था? सुधा शिवपुरी जी ने। ये मुझे लगता है ओमपुरी जी की ओम शिवपुरी जी की पत्नी है सुधा शिवपुरी जी। तो ये कौन कौन किसने किसने कैरेक्टर को प्ले किया था, ये सारे नाम हो गए, इतने ही नाम है। और ये पूरा बेसिक फैक्ट है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका कि मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा हुआ था। क्योंकि कई बार क्या होता है पीवाईक्यू में यहाँ कूट में दिया हुआ है, अगली बार सीधा सीधा वन लाइनर सवाल दे देगा कि आधे अधूरे का प्रथम मंचन जो है देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया था, ये वन लाइनर दे देगा। इसी तरह से पूछ लेगा कभी वन लाइनर की बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई थी, या बड़ी लड़की की भूमिका किसने निभाई थी, 4 नाम दे देगा, सुधा ओमपुरी, अनुराधा कपूर, ऋचा व्यास, ऐसे ही एक नाम कोई और दे देगा। तो वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। सही कौन कौन सा हो गया? बी और सी और ई। बी सी ई कहाँ है? ऑप्शन 3 में, यानी ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मिलान वाला है। एक तरफ सूची दिया हुआ है, इसमें नाटक का नाम, दूसरी तरफ पात्र। आप देख रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे आ गए, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारे नाटकों के पात्रों को करा दूं, और लगभग हमने करा दिया है। पहले के जो हमने कराया है उसमें सभी नाटक और सभी नाटकों के पात्रों को, उसका थीम, सब कुछ हमने पहले करा लिया। अब इस समय जो है हम कोशिश करेंगे कि जितने भी नाटक आएंगे, उनके जो नाटककार आएंगे, उनके अन्य कौन कौन से नाटक हैं उनका कोशिश करेंगे कि वो करते हुए चले। चंद्रगुप्त नाटक, इसको तो हमने कई बार करा दिया है। प्रसाद जी को तो हमने न जाने कितने ही बार करा दिया है, पात्रों को करा दिया है, और बेसिक फैक्ट जो है जितने भी हैं वो हम पूरा करा दिए हैं। प्रसाद जी के तीनों नाटक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त, उसके साथ साथ भारतेंदु जी का, क्योंकि यहाँ से 5 नाटकों में से 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों शुरू के। चंद्रगुप्त की पात्र कौन है? तो लीला जो है चंद्रगुप्त की पात्र है, लीला, उसके साथ साथ एक नीला भी है। ये दोनों है कौन? ये है कल्याणी की सहेली, कल्याणी की सहेली। और कल्याणी कौन है? कल्याणी है नंद की पुत्री, नंद की पुत्री। और नंद कौन है? नंद है मगध का सम्राट, जिसे चाणक्य ने हटाया था, क्योंकि ये बहुत ही दुष्ट टाइप का शासक था और बहुत घमंडी टाइप का शासक था। तो इसको हटाया था किसने? चाणक्य ने। इसी नंद को हटा करके चंद्रगुप्त जी को जो है बिठाया था चाणक्य ने। तो चंद्रगुप्त की पात्रा लीला हो गई। स्कंदगुप्त की पात्रा है मालिनी। मालिनी कौन है? मालिनी का जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैंने कई बार वैसे पढ़ा है स्कंदगुप्त, जहां तक मुझे याद है इनका एक ही बार एक ही पेज में जिक्र आता है, वो कश्मीर में जो है एक, ये इनकी क्या नाम है, कालिदास की, यानी कालिदास नहीं, यहाँ कालिदास नहीं लिखा, यहाँ मातृगुप्त है, मातृगुप्त यहाँ इनका नाम आया है, कालिदास कहा जाता है लोग। मातृगुप्त की पहले प्रेमिका थी, और बाद में कश्मीर की जब शासक बने तो मालिनी वैश्या बन गई, वैश्या। धन के लालच में या कुछ हुआ होगा उनका मामला, वैसे जहाँ तक इसमें धन के लालच दिखाया जाता है, तो ये वैश्या बन गई थी। तो ये वही मालिनी है। तो इस समय मातृगुप्त बहुत दुखी होते हैं उन्हें देख करके, उन्हें यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी प्रेमिका ऐसे इस काम में, बहुत मतलब एक श्रीनगर की सबसे अमीर वैश्या वो थी। कौन? मालिनी। उसके बाद अंजो दीदी का नाम आता है। तो अंजो दीदी नाटक में अनिमा है। अनिमा कौन है? अनिमा है अंजो दीदी की सहेली,
और ओमी जो है वो अंजू दीदी की बहू यानी पुत्र जो नीरज था उनका, उनकी पत्नी वो ओमी थी, और ये अनिमा है, ये अंजू दीदी की सहेली है। इसी तरह से आषाढ़ के एक दिन में प्रियंगु मंजरी है, ये है आषाढ़ के एक दिन में भी मातृगुप्त यानी कालिदास है। वहाँ वहाँ मातृगुप्त है, यहाँ कालिदास है, दोनों को एक ही माना जाता है। इनकी पत्नी मौर्य ये गुप्त सम्राट की जो है ये कन्या थी, गुप्त साम्राज्य की ये कन्या थी, और इनका विवाह जो है कालिदास से कर दिया गया था। और इन विवाह के पश्चात इन्हें दहेज स्वरूप कश्मीर का शासन दे दिया गया था कि जाओ कश्मीर पे राज करो। ये प्रियंगु मंजरी आषाढ़ के एक दिन में है, कालिदास की पत्नी। अब यहाँ हम कूट मिला लेते हैं। पहले का चौथा 3 में है, 1, 2 और 4, यानी 3 आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। उसके स्कंदगुप्त में कौन सी है, मालिनी, यानी 2 का 3 किस में है, 2 में है और 4 में है, यानी पहला आपका भी गलत हो गया। उसके बाद अंजू दीदी में अणिमा, यानी 3 का 1 किस में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अब जो है एक बार हम देख लेते हैं सभी जो ये 4 नाटक दिए हैं, जैसे चंद्रगुप्त है, तो आपको पता ही होगा चंद्रगुप्त किसका नाटक है, प्रसाद जी का नाटक है। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1931। कितनी बार ये तो रट ही जाएगा सबको। स्कंदगुप्त ये भी प्रसाद जी का है, ये सब पहले आया था चंद्रगुप्त से, हालांकि लिखा बाद में गया था लेकिन प्रकाशित पहले हो गया था, तो 1928। अंजू दीदी किसका है, अस्क जी का नाटक है, अस्क यानी उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है, और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955। इसके साथ साथ आषाढ़ का एक दिन ये किसका है, ये मोहन राकेश जी का नाटक है, मोहन राकेश जी का, और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1958 यानी 1958। तो ये नाटकों के लेखक और नाटकों का क्या प्रकाशन वर्ष है, ये हो गया। प्रसाद जी का नाटक चंद्रगुप्त, प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त, उपेंद्रनाथ अस्क जी का नाटक अंजू दीदी 1955, और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का 1958। ये बेसिक फैक्ट भी हो गया, और ये कौन पात्र किससे संबंध क्या था ये भी हो गया, तो इसका जवाब भी हो गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी वही है कि अंधा युग है, मतलब मिलान करना है, लेकिन इसमें क्या है, एक तरफ शीर्षक दिया हुआ है और एक तरफ अंधा युग का अंक दिया हुआ है। तो हम कई बार कर चुके हैं कि अंधा युग के कुल 5 अंक हैं, 5 अंक भी हैं, उसके साथ प्रारंभ होता है, प्रारंभ का नाम क्या है, अंधा युग, बीच में एक अंतराल आता है, तीसरे और चौथे के मध्य अंतराल आता है जिसका नाम पंख, पहिए और पट्टियां है, और सबसे अंतिम में समापन आता है जिसका नाम क्या है, प्रभु की मृत्यु। अब हम सब एक बार लिख लेते हैं। शुरुआत अंधा युग से होता है, अंधा युग प्रारंभ, फिर दूसरा मतलब यानी पहला कौरव नगरी, पशु का उदय, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां इसका नाम है, पांचवा इसके बाद क्या आएगा, गांधारी का श्राप, और छठा नहीं चौथा पांचवा गड़बड़ है, अंतराल का कोई ये नहीं है, चौथा ही है ये, अंतराल का लिस्ट नहीं है, मतलब नंबर नहीं है, और पांचवा विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ये दिया हुआ है, और अंतिम में प्रभु की मृत्यु जो कि समापन होता है। अब हम यहाँ से देख करके मैच कर लेते हैं। दूसरे अंक का क्या नाम था, पशु का उदय, यानी कि पशु का उदय। तीसरे अंक का क्या नाम था, अश्वत्थामा का अर्थ, तो ये हो गया। चौथे अंक का गांधारी का साप, और पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अब देख लेते हैं चौथे का चौथा, यानी कि 1, 2 और 4 में है, 3 आपका कैंसिल हो गया। चौथे अंक का जो है गांधारी का साप, यानी चौथे का दूसरा, तीसरे का दूसरा किसमें है, 2 में है और 4 में है, यानी एक भी आपका गलत हो गया। तीसरा अंक यानी कि दूसरे का पहला किसमें है, यानी सिर्फ 2 में है, यानी ऑप्शन 4 भी आपका कैंसिल हो गया, और ऑप्शन 1, 2 आपका सही हो जाएगा। ये था। और इस नाटक की बात करें तो ये धर्मवीर भारती जी का नाटक है, धर्मवीर भारती जी का नाटक है, और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955। 5 अंकों में है, इसमें हमने बताया ही। अच्छा, धर्मवीर भारती जी का एक एकांकी है, उसका नाम क्या है एकांकी का, नदी प्यासी थी,
ये नाटक नहीं, एकांकी। एकांकी एक छोटा सा मतलब घटना प्रधान एक छोटा सा घटना होता है, समझिए कि मतलब कुछ देर में, जैसे हम कहते हैं ना एक घटना जो हो जाता है, वही उसी को एकांकी कह सकते हैं एक तरह से। तो एकांकी है इनका, नदी प्यासी थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है अंधेर नगरी नाटक से है। इसमें एक सेकंड। अंधेर नगरी नाटक में अंक का स्थान कौन सा है? ये हमने कई बार, अंधेर नगरी हमने बताया ना पहले भी कि कई बार ये सब हम कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेंगे। जैसे ये किसका नाटक है? भारतेंदु। भारतेंदु जी पे तो हमने बहुत फोकस, भारतेंदु जी और प्रसाद जी पे हमने बहुत फोकस किया है। और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881। कितने अंकों में कुल यह नाटक है? ये प्रहसन है एक तरह से, प्रहसन। और इसमें कुल 6 अंक हैं। अब अंकों का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है बाह्य प्रांत, दूसरे पे बाजार, भिक्षा मांगने के लिए दोनों चले जाते हैं बाजार में। तीसरा भिक्षा लेके वापस जंगल में आ जाते हैं, गुरुजी जहाँ रहते हैं। चौथा है राजसभा, जहाँ पे वो बकरी वाला केस चलता है कि बकरी नहीं, लड़की नहीं, लकड़ी गिर गई और दब के मर गई, इस तरह से दीवार वाला चलता है। उसके बाद फिर अरण्य, यहाँ इनको टांग के ले आया जाता है कि चलो बाबा हो गए, बहुत खा लेला। और फिर अरण्य के बाद क्या आता है? शमशान। और भारत दुर्दशा नाटक में जो है दूसरा अंक ही शमशान है। तो अब मिला लेते हैं हम। पहला बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल। और पूछा क्या है? तीसरा अंक। तो यहाँ तीसरा यानी पहला जवाब, आंसर आपका सही हो जाएगा। तीसरे अंक का सही जवाब जंगल है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आगरा बाजार नाटक के पात्रों को उनके वक्तव्य के साथ सुमिलित कीजिए। यानी हमें ये बताना है कि ये जो पंक्ति दी हुई है, तो वक्तव्य जो दिया हुआ है, संवाद दिया हुआ है, ये किसने कहा है, ये हमें बताना है। जैसे आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। अब देखिए आगरा बाजार नाटक जो है ना, इसमें बहुत सारे गीत हैं और बहुत सारे पात्र इसमें हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है इस टाइप का नाटक है कि छोटा भी है, बहुत बड़ा नाटक नहीं है, लेकिन गीतों उतों से कई बार सवाल आ जाता है तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन संवाद किया जा सकता है। तो आपस में तू मैं शुरू हो गई, ये किसका संवाद है? ये है किताब वाला का। यानी पहले का चौथा, पहले का चौथा किस में है? पहले में है और तीसरे में, यानी 2 और 4 कैंसिल हो गया। अबे मैंने तुम लोग का क्या बिगाड़ा था? एक तो मंदा है, यहाँ मंडा नहीं है, मंदा बाजार। जो मंदा मतलब मंदी, यानी कि कस्टमर ग्राहक ना आ रहे हो, बाजार बहुत सुस्त हो गया हो, तो उसे मंदा कहते हैं। ऊपर से यह टोटा, मतलब नुकसान भी हो गया, एक तो मंदा बाजार भी चल रहा है, ऊपर से नुकसान भी कर दिए तुम लोग। ये बर्तन वाले का कथन है, यानी दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा आपका सिर्फ तीसरे में है, तो पहला भी गलत हो गया, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ करें जर्रे का तो आफ्ताब बना दे। ये किसका है? तो ये कथन जो है ये हमजोली कहते हैं, जो हमजोली जोली में लोग रहते हैं वो लोग कहते हैं। और आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे जमीन, ये कथन किसका है? ये ककड़ी वाले का कथन है, यानी चौथे का दूसरा। ये था इसका आगरा बाजार नाटक से। और अब इसके बारे में देख लें तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इसमें ये ऐसा नाटक है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बता नहीं सकते हैं। तनवीर हबीब जी का नाटक है और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। 2 अंकों में विभाजित है नाटक, 2 अंकों में विभाजित है। इसमें जो है एक तरह से 3 कथाएं चलती हैं। एक तो बाजार बंदा है, दूसरा एक वैश्या रहती हैं, उनका कहानी चल रहा होता है, तीसरा किताब जो है, किताब की दुकान रहता है, वहाँ प्रकाशन के लिए कुछ किताबें आती हैं, इस तरह से तीसरा कहानी वहाँ का है। और ये आगरा के किनारी बाजार नाम का जगह है, किनारी बाजार, वहाँ का दृश्य इसमें है, किनारी बाजार का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट था आगरा बाजार के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है इसमें भी। और इसमें एक तरफ पात्र है, दूसरी तरफ नाटक। अभी देखा हमने एक सवाल पहले भी किया था वही काम, कि पात्रों को नाटक से मिला रहे थे, फिर से वही आ गया। लीला, अभी हमने वहां पे लीला देखा तो चंद्रगुप्त में थी, और यहाँ पे देखा चंद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं है। लीला 2 नाटकों में है, एक तो चंद्रगुप्त में भी है और एक और द्रोणाचार्य में भी है। यहाँ अरविंद की पत्नी का नाम जो है एक लीला है, तो एक और द्रोणाचार्य में भी लीला है। और ये नाटक किसका है? एक और द्रोणाचार्य, तो ये है शंकर शेष जी का नाटक, शंकर शेष। और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? तो 1977।
और ये नाटक कुल 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में कुल विभाजित है। उसके बाद दंतुल की बात करें तो दंतुल आषाढ़ के एक दिन में राजपुरुष रहता है जो कि हिरण को मार देता है, और उस हिरण को उठा के कौन, कालिदास और मल्लिका अपने घर लेके आते हैं। तो वो दंतुल है, राजाधिकारी, आषाढ़ के एक दिन में है। और ये किसका है, मोहन राकेश जी का नाटक है। और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1958। उसके बाद अशोक की बात करें तो अशोक आधे अधूरे में, हमने पहले ही बताया कि आधे अधूरे में जो सावित्री का बेटवा होता है, यानी बेटा जो होता है, उसका नाम अशोक रहता है। और उसका किरदार जो है किसने निभाया था, दिनेश ठाकुर ने निभाया था। अभी हमने कुछ सवाल पहले किया, 2-3 सवाल पहले उसको किया है कि किसने किरदार निभाया था, दिनेश ठाकुर ने निभाया था। आधे अधूरे, और ये मोहन राकेश जी का ही है नाटक ये भी। और प्रकाशन वर्ष 1969 है। और सबसे अंतिम में देवकी स्कंदगुप्त, यानी स्कंदगुप्त की माता का नाम जो है देवकी था, स्कंदगुप्त की माता का नाम देवकी था। और इसमें जो है एक पात्र इनका पुरगुप्त है जो कि इनका सौतेला भाई भी है। तो अनंत देवी का पुत्र जो है पुरगुप्त रहता है, वो अनंत देवी सौतेली माँ रहती हैं स्कंदगुप्त की। और ये प्रसाद जी का नाटक है। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1928। अब हम मिला लेते हैं, पहले का तीसरा किसमें है, सिर्फ 2 में है। 2 आपका सही हो जाएगा, बाकी 1, 3, 4 आपके गलत हो जाएंगे। बाकी मिला लेते हैं, 2 का 1 तो 2 का 1 भी है, 3 का 2, 3 का 2 भी है, और चौथे का चौथा, तो हाँ ये भी सही है। ये प्रश्न थे आज के। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको आज का अच्छा लगा होगा। और अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस तरह का आपको हर दिन क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूनिट 1 और यूनिट 7 का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट भी करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।